Dear students, now today I will explain the topic from biomolecule. Biomolecules are the huge or giant molecules present in living system, such as, you know very well the examples: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, nucleic acids, lipids, है ना? So here I will explain these terms one by one. So I've taken here the first term, carbohydrate. Carbohydrate. Okay. देखिए carbohydrate. Carbohydrate word is originated from carbon and hydrates. Hydrates means water. So the general formula for carbohydrate is CxH2O whole Y. अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो इनिशियली एक टर्म दिया गया कार्बोहाइड्रेट और उसका फॉर्मूला दिया गया वो यही दिया गया था, CxH2O If X and Y is equal to 6, then the formula becomes C6H2O whole 6. That means C6H12O6. It is the formula of glucose and the fructose. That means this carbohydrate fits in this formula. But the some exceptions are also here, like as acetic acid. है ना? Acetic acid का formula क्या होता है? CH3COOH. That means this is C2H4O2. You can write it C2H2O whole twice. ये फॉर्मूला भी इसको फॉलो कर रहा है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड. दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस फिट into this formula, but it is not fit in this. I will take the next example. This is Ramenose sugar. Ramenose sugar. The formula of Ramenose is C6H12O5. This formula is not fit in this general carbohydrate formula, but it is carbohydrate, Ramenose. That means this formula is not 100% explain the formula of carbohydrate. So the carbohydrate may be defined as the optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis is called carbohydrate. ओके, अब इसमें सच यूनिट का मीन्स क्या है? सच यूनिट का मीन्स है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की इनिशियल यूनिट है, रेमोनेज की ये इनिशियल यूनिट है, अगर हमें ये मिल जाते हैं हाइड्रोलिसिस पर तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज्ड किया गया है. देयर आर द 3 category of carbohydrates. The first one is monosaccharides. Second one is oligosaccharides. Saccharides means sugar होता है ना? And polysaccharides. ठीक? Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. कहा गया था ना कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है. हाइड्रोलाइज होने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए. अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उन मोनोसैकेराइड्स को सिंपलर यूनिट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता. ठीक है. ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सच एज ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज भी C6H12O6, सेम फॉर्मूला ही होगा. अब अगर इनको हम वाटर के साथ मिक्स करें, हाइड्रोलाइज्ड करें, तो अब ये और छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा. तो यही सबसे छोटे सब्सटेंस हैं.
तो ऐसे 20 मोनोसैकेराइड्स हैं टोटल नेचर में जो हम जानते हैं, है ना। जैसे राइबोज शुगर भी है, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो है ही है, राइबोज शुगर है, वो भी मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट है कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का मीन्स है द कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 से 10 यूनिट मिल सकती हैं अगर कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करो, केवल 2 to 10। इसमें तो फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा है। इसमें अगर हमने हाइड्रोलाइज किया कार्बोहाइड्रेट को, तो 2 से लेकर 10 यूनिट तक अगर मोनोसैकेराइड यूनिट हमें मिल जाती हैं तो वो हमेशा ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे सुक्रोज है ना, और अभी आपने पढ़ा माल्टोज है, जानते हैं आप, है ना, लैक्टोज है। ये जो शुगर्स हैं ये सब ओलिगोसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है ना, ये सब। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स। देखिए पॉलीसैकेराइड्स का मतलब शुगर बताया भी आपको, तो पॉली मतलब ढेर सारे, मतलब मोर देन 10। अगर कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करो तो 10 से ज्यादा यूनिट्स मिले मोनोसैकेराइड्स की, तो ऐसे शुगर्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है स्टार्च, सेल्यूलोज, है ना। इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो बहुत 10 से ज्यादा यूनिट में मिलता है। ये तो पॉलीमर्स है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल जाते हैं इनके हाइड्रोलिसिस पर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का अकॉर्डिंग टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, है ना। अब कितनी यूनिट हमें मिल रही हैं मोनोसैकेराइड्स की, वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिसिस पर, उस कंपाउंड पर। 2 से 10 यूनिट ही मिल रही है तो ओलिगोसैकेराइड है, 10 से ज्यादा मिल रही है तो पॉलीसैकेराइड है, एक ही यूनिट मिल रही है तो वो सिर्फ मोनोसैकेराइड है जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो सैकेराइड्स हैं, जो शुगर हैं, अगर इनमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इन्हें हम बोलते हैं एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। कीटोन ग्रुप लगा है तो उन्हें हम बोलते हैं कीटोज शुगर, ठीक है। और अगर कार्बन चेन में मान लीजिए 5 कार्बन है, कार्बन कितने 5, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्डो पेंटोज शुगर। एल्डो एल्डिहाइड भी है उसमें और पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो एल्डो पेंटोज शुगर। और कीटोन ग्रुप अगर लगा है इसी पेंटेन वाले में तो कीटो पेंटोज शुगर हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन लगे हैं तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन है तो एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज, है ना। इस तरह से इसके नेम होंगे, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन था और एक नेमिंग थी। इसके बाद इसमें अब जो स्टार्ट हम लोग करेंगे वो मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करें। तो उसमें पहला मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक पर, पहली चीज तो इनका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, दूसरा है इनकी केमिकल रिएक्शन, और तीसरा इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये 3 चीजें हैं जो हमें ग्लूकोज और दूसरा मोनोसैकेराइड एक पढ़ेंगे हम लोग फ्रक्टोज, उसमें जानेंगे। तो अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो नेचर में फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट पर मिलता है, और जनरली इट इज प्रेजेंट इन स्वीट्स, फ्रूट एंड हनी। जो राइप ग्रेप्स होते हैं ना, पके हुए ग्रेप्स, वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में कंटेन करते हैं। और वैसे तो जितने मीठे फल हैं, हनी है, इन सभी में ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज को बनाने का जो प्रोसेस है वो है सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर सुक्रोज का C12H22O11 इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर मिलाया और थोड़ा सा उसमें मिनरल एसिड भी डाल दिया, HCl H2SO4, तो क्या होगा, C6H12O6 बनेगा एक यूनिट और दूसरी भी बनेगी C6H12O6। डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला ग्लूकोज का है, नीचे वाला फॉर्मूला फ्रक्टोज का है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 बनते हैं
अगर एक सुक्रोज यूनिट को हाइड्रोलाइज किया जाए तो, ठीक है ना। तो 1 सुक्रोज फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ऐसे ही अगर स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया C6H10O5, और मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्टार्च होता है वो पॉलीमर है, यानी पॉलीमर का मतलब N लगा दो, इस तरह की कई यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट है, इनका हाइड्रोलिसिस भी करना है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो हमेशा बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की N यूनिट का फॉर्मेशन, बहुत से ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्टार्च से ग्लूकोज नॉर्मल प्रेशर पर नहीं बनता। प्रेशर जो है वो 2 से 3 atm चाहिए, और जो टेम्परेचर रेंज है वो अराउंड 393 केल्विन। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर जो ये स्टार्च है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज structure and chemical reactions of glucose. Actually, glucose is an aldohexose sugar, है ना. It is also known as dextrose sugar because it is dextrorotatory. So, it is also considered as dextrose sugar. The general molecular formula of glucose is C6H12O6, है ना. And the structural formula of this glucose is CHOH whole 4 CH2OH. That means in the formula of glucose, one aldehyde group present, 4 secondary alcoholic group present, and 1 primary alcoholic group is present. So how can we identify here is aldehyde, secondary alcohol and primary alcohol is present? So there are the some reactions through which we can identify these group present in glucose. Now the first, for there are 6 carbon atom present in glucose. How can you identify? So when glucose, formula लिखता हूं, when glucose react with HI, पहली रिएक्शन के लिए मैं यहां लिखता हूं रिएक्शन विद HI, और हीट किया इसको, तो क्या बनता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 का होल 4 CH3, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है HI के साथ. दैट मीन्स ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम. पहला आइडेंटिफिकेशन. नाउ सेकेंड आइडेंटिफिकेशन. अब ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना है. तो इसके लिए हम क्या करें, 2 रिएक्शन हो सकती हैं कार्बोनिल के लिए. आपने कार्बोनिल वाली रिएक्शन कीटोनिक एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में भी पढ़ी थी कि अगर इसकी रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से हो जाती है, तो जहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन होता है वहां पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर देता है वो. तो अगर ऑक्साइम बन रहा है तो ऑक्साइम का मतलब है CH, और ये वाले 2 H2 और एक ये, हम इसको हटा के लिख दें तो डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल 4 और CH2OH, है ना, यही तो बनेगा. तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो रहा है. या HCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा. अगर आपने रिएक्शन इसकी, मान लीजिए इसकी जगह किससे करा दी है, HCN से करा दी. अगर हमने रिएक्शन ग्लूकोज की HCN से करा दी तो क्या होगा, CHOH और CN, साइनोहाइड्रिन ही तो बनता है. CHOH होल 4 और CH2OH बन जाएगा. HCN पूरा का पूरा जुड़ गया इसमें. ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ी थी, HCN वाली, है ना. तो वही है ये रिएक्शन. तो अगर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है या हाइड्रोक्सिल एमाइन से ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये शो करता है कि इसमें
कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तो अब कार्बोनिल ग्रुप का हमको पता चल गया कि प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल में भी एल्डिहाइड है या कीटोन है ये पता करना है, तो हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन वाटर से कराने पर ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, देन इट फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड which shows it has aldehyde group, gluconic acid, aldehyde group present है। कार्बोनिल के लिए तो ये दोनों रिएक्शन हो गई, फिर कार्बोनिल में एल्डिहाइड है वो ये बता रहा है रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर हमेशा ये कंफर्म होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और इसकी रिएक्शन अगर ग्लूकोज से करा दी जाए तो पेंटा एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट वहीं बनेगा जहां OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटा एसीटेट कैसे बनेगा, CHO CHO फिर COCH3, ठीक है ना, COCH3, एक O तो ये था ही, और कितने बनेंगे 4, क्योंकि 4 OH ग्रुप है, और नीचे भी बनेगा CH2O COCH3, साथ में CH3COOH रिलीज भी हो जाएंगे 5। तो ये 5 मॉलिक्यूल लेना, इसको 5 कर देते हैं, 5 मॉलिक्यूल लेना। तो ये पेंटा एसीटेट हमें ये शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें 5 OH है। अब 5 OH में कौन सा सेकेंडरी कौन सा प्राइमरी है ये पता करना है। तो अगर हम जो ग्लूकोनिक एसिड बना था उस ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ग्लूकोज का अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीडेशन किया HNO3 से, तो सैक्रिक एसिड बनता है COOH CHOH का होल 4 और COOH, ये बना सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। ठीक, अगर ग्लूकोनिक एसिड ये जो बना था इसका भी ऑक्सीडेशन आप कर दोगे तो भी सैक्रिक एसिड बनता है। यही मैं कह रहा था कि अगर ग्लूकोनिक एसिड है इसका भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यही बनेगा। ठीक है ना, सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोनिक का ऑक्सीडेशन करने पर सैक्रिक बनता है, तो वो यही शो करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है COOH ग्रुप में। और अगर हम ग्लूकोज से कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज से भी COOH में कन्वर्ट हो रहा है, तो COOH में ये भी हो रहा है, COOH में ये भी हो रहा है, तो फिर ये कंफर्म नहीं हो पाता है डायरेक्ट उससे कि ये प्राइमरी हो सकता है अल्कोहल या नहीं। अगर ग्लूकोनिक की ही रिएक्शन कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, अगर तब सैक्रिक बनता है तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि इसमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि CHO को तो ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर ही चुके हैं COOH में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं वो ये शो करती हैं कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या क्या दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज में कितनी कार्बन चेन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।